स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। इसके पहले वीडियो में दोस्तों हमने देखा कैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है और कैसे प्राणियों में न्यूट्रिशन होता है। अगर आपने उन दो चैप्टर्स के वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे इस चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो रेशे होते हैं, यानी कि जैसे आपने ऊन सुना होगा और इसके अलावा जो भी रेशम के कपड़े होते हैं वो कैसे हमें मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, उन सब के बारे में हमें आज के इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जैसा कि क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले कुछ रेशों जैसे फाइबर्स वगैरह के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। फाइबर्स जैसे कि आपने रुई पढ़ा था, जूट, पटसन, कपास, ये सब जो चीज़ें थी यहाँ से क्या प्राप्त हो रहे थे, प्लांट्स से हमें रेशे प्राप्त हो रहे थे, यानी फाइबर हमें कहाँ से मिल रहे थे, प्लांट्स से। और साथ ही हमने यह भी पढ़ा था कि जो ऊन होते हैं और रेशम, ये जो हैं ये रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। तो यानी जंतुओं से मिल रहा है तो जांतव रेशे, और जो प्लांट से मिल रहा है तो वहाँ पादप रेशे होते हैं। तो अब यहाँ पर आज के इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि जो जंतुओं से रेशे जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, और रेशम के फाइबर रेशम के कीट यानी जिसे हम कोकून कहते हैं, कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? तो आपको पता है कि उसका इस जो पूरा शरीर होता है, पूरे शरीर में ही क्या होते हैं, आपको रेशे मिलेंगे, उसी का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, उनसे साड़ियाँ कैसे बुनी जाती हैं, इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि जो जांतव रेशे यानी ऊन और रेशम ये कैसे बनते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्या, ऊन। चलिए ऊन के बारे में पढ़ते हैं। ऊन कैसे प्राप्त होता है? भेड़, बकरी, याक तथा अन्य कुछ जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जैसा कि आप अभी यहाँ पर इस वाले डायग्राम से देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस टाइप से जो जानवर होते हैं उनके शरीर जो है वो बालों से ढके होते हैं। घने बालों से ढकी वाली भेड़ का आपने कैसे डायग्राम देखा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से कैसे ढके रहते हैं, क्यों ढके रहते हैं? इसलिए होता है ताकि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की एक मोटी परत जम जाती है। और मोटी परत होती क्यों है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, और वायु ऊष्मा की कुछ चालक होती है, अतः इन बाल का जंतुओं को गर्म रखते हैं। ये जो बाल होते हैं इन बालों का उपयोग जंतुओं को गर्म रखने के लिए किया जाता है, और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। दोस्तों जो भी जंतु होते हैं उनके घने बाल इसलिए होते हैं कि अक्सर ये जो जंतुओं को हमने देखा है जिनसे ऊन हमें मिलता है, ये पहाड़ी इलाकों में ही होते हैं जहाँ पर बहुत ही ठंड होती है। तो उनके शरीर को गर्माहट देने के लिए नेचुरली उनके शरीर में क्या होते हैं, बाल होते हैं जो कि उनको गर्माहट प्रदान करते हैं, और उन्हीं का उपयोग करके हम ऊन बनाते हैं। तो एक्टिविटी 3.1 में हमसे बोला गया है कि जैसे कि आप अपने शरीर के कई हिस्सों को टच करके देखिए तो पता चलता है कि सर के बाल थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो उसके अलावा अगर आप हाथ पैर के बाल देखेंगे तो थोड़े से हार्ड लगेंगे, मतलब कि सभी हिस्सों के बाल आपको मतलब कि एक जैसे नहीं मिलते हैं। तो हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर भी दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो उनके दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं, और दूसरी उनकी त्वचा पर जो उपस्थित बाल होते हैं उन्हें हम तंतुमय मुलायम बाल कहते हैं, या तंतु रूपी मुलायम बाल कहते हैं।
तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। उनके जो ये बाल होते हैं, इन्हीं का उपयोग हम ऊन बनाने के लिए उपयोग करते हैं और इन्हीं तंतु रूपी बाल को ही हम कर्तित ऊन कहते हैं। कर्तित ऊन किसे कहते हैं? जो कि मुलायम बाल होते हैं उन्हें हम कर्तित ऊन कहते हैं। और भेड़ों की कुछ नस्लों में से केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं, सभी में नहीं होते हैं। और इन जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, जो ये भेड़ होती है ना, इन्हें पाला जाता है और पालने के लिए क्या किया जाता है कि जो अच्छी किस्म की भेड़ें होती हैं उन्हीं को ही जनक मान लिया जाता है, उन्हीं को ही जनक बना दिया जाता है। तो उन्हीं को ही पाल कर अच्छे किस्म की भेड़ से अच्छे किस्म के ऊन बनाए जाते हैं। तो तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया ही वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। यहाँ जनक का अर्थ है कि जो भेड़ें जो होती हैं, जिनसे मतलब कि और भेड़ें उत्पन्न की जाती हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि जो हम विशेष गुण वाले भेड़ें होती हैं जिनके शरीर पर मुलायम बाल होते हैं, उन्हीं को लेते हैं और उन्हीं को जनक बना देते हैं और उन्हीं से ही क्या बहुत सारी भेड़ें पैदा होती हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वर्णनात्मक प्रजनन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घने बालों वाली भेड़, और यहीं पर आप देखेंगे ऊन प्रदान करने वाले कुछ और जंतुओं के बारे में। जैसे कि हमारे देश में जो भेड़ें होती हैं उनकी अनेक नस्ल पाई जाती हैं। अभी आप एक टेबल में समझेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कौन कौन सी भेड़ें किन किन जगहों पर पाई जाती हैं और उनके जो बाल होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, सिर्फ भेड़ ही नहीं है कि सिर्फ उन्हीं से ऊन मिले। ऊन को प्राप्त करने की और भी तरीके होते हैं। बकरी के शरीर से भी ऊन मिलता है, लामा हो गया, अभी आप देखेंगे बहुत सारे जानवर होते हैं जिनसे कि ऊन बनाया जाता है। फिर भी बाजार में सामान्य रूप से जो ऊन बनते हैं वो भेड़ के ही ऊन होते हैं। और याक जो है, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में ज़्यादा फेमस है। सिर्फ केवल हमारे जो मार्केट में ऊन मिलती है वो भले ही भेड़ की बनती है, लेकिन और भी जो ऊनें होती हैं जो और जगहों पर मिलती हैं, जैसे आप देख रहे हैं याक, याक भी एक जानवर है जिसका ऊन जो है वो तिब्बत और लद्दाख में मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक डायग्राम बना है याक का, जो कि उसके शरीर पे बहुत ही घने बाल हैं। और बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किए जाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी आपने देखा कि याक जो है लद्दाख और तिब्बत में फेमस है, उनके जो भी ऊन है वहाँ पर फेमस है। और अंगोरा बकरी के जो ऊन होते हैं वो कहाँ पर फेमस है? हमारे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में फेमस है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बना है। और ये जो कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम फर जो होते हैं उन इससे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें हम पश्मीना शॉल कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल जो है वो पश्मीना बकरी से बनाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंगोरा बकरी है और यहाँ पर देख रहे हैं ये पश्मीना बकरी है। और ऊँट के शरीरों से भी बालों का उपयोग किया जाता है ऊन बनाने में। यहाँ आप देख सकते हैं ऊँट, उसके भी शरीर में बाल होते हैं, उसका भी उपयोग किया जाता है ऊन बनाने में। और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले दो जानवर हैं लामा और एल्पेका, इनसे भी ऊन बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है लामा और ये है एल्पेका। दोस्तों आपने जैसे कि देखा कि सिर्फ भेड़ ही नहीं होती है ऊन प्रदान करने के लिए, बहुत सारे जानवर हैं। एल्पेका हो गया, लामा हो गया, ये कहाँ पर होते हैं? दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा ऊँट जो है वो राजस्थान में होते हैं। फिर यहाँ पर बकरी आप देख रहे हैं, पश्मीना बकरी, अंगोरा बकरी, ये पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में मिलती हैं। तो ऊँट वगैरह से भी क्या बनता है? ऊन बनता है। यानी ऊन बनाने के कई तरीके हैं। एक्टिविटी 3.2 में हमसे बोला गया है कि आप ऐसे ऐसे जानवरों का डायग्राम बनाइए जहाँ जहाँ पर ऊन मतलब कि जिनके शरीर से बनते हैं, या फिर उनका चिपका करके एक पुस्तक में अच्छे से पेस्ट करके एक डायग्राम बनाकर रख लीजिए कि पता करिए हाँ इन जानवरों से ऊन बनाए जाते हैं। एक्टिविटी 3.3 में हमसे कहा गया है कि आप भारत का मानचित्र लीजिए, नक्शा लीजिए भारत का मैप, और उस पर आप इंडिकेट करिए कहाँ कहाँ ऊन प्रदान करने वाले जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं और किन किन जगहों पर पाए जाते हैं।
अब हम यहाँ देखेंगे कि रेशों से ऊन कैसे मिलते हैं। दोस्तों, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पहले पाला जाता है, फिर उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संसाधित करके नई ऊन करके जो है ऊन बनाई जाती है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात के मैदानों पर अगर आप गए होंगे तो आपने अच्छे से देखा होगा कि वहाँ पर अक्सर गड़रिये मिलते होंगे। और गड़रिये क्या करते हैं, भेड़ों के झुंड को चराने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अब इन भेड़ों को ही क्या किया जाता है, पाला जाता है, फिर उनसे ऊन बनाया जाता है। और भेड़ शाकाहारी होते हैं और घास की पत्तियां खाना पसंद करते हैं। घास और पत्तियां ये सब खाना ये पसंद करते हैं। भेड़ पालक यानी जो भेड़ पालते हैं उन्हें चारे के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, दाल, मक्के, ज्वार, खली यानी जो बीज जिसमें से तेल निकाल दिया गया हो, उसके बाद जो चीज़ बच जाती है उसे खली कहते हैं, और खनिज भी उसमें मिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर ही रखा जाता है। उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा ही खिलाया जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। हमारे देशों में बहुत जगह क्या होती हैं, बहुत भागों में भेड़ों को ऊन के लिए ही पाला जाता है। अभी आप उसकी एक टेबल देखेंगे। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इन भेड़ों को हम वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा ही क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यानी इन भेड़ों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है, जिसमें कि अच्छी किस्म की भेड़ों को जनक भेड़ बना दिया जाता है, जो कि बहुत सारी भेड़ों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं, और फिर उन्हीं के किस्म की अच्छी किस्म की भेड़ उत्पन्न होती है। तो यहाँ क्या है, जब भेड़ पाली गई तो पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके घने बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब जो रेशे हैं उनसे ऊन बनाना, तो स्वेटर बुनने या शॉल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, ये जो ऊन हम यूज़ करते हैं वो एक साधारण तरीके से नहीं प्राप्त होता है। उसको प्राप्त करने के बहुत स्टेप होते हैं, कई चरण होते हैं। तो हम आज एक एक चरण उनके बारे में पढ़ेंगे कि ऊन कैसे मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमसे बोला गया है कि भेड़ के बालों की त्वचा की परत के साथ उसके शरीर से उतार लिए जाते हैं। जो भेड़ के बाल होते हैं ना, उनकी त्वचा की परत से उतार लिए जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया जो है ऊन की कटाई कहलाती है। ऊन की कटाई किसे कहते हैं, जिससे उसके शरीर से बाल निकाल देते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का प्रयोग करते हैं जैसे कि नाई बाल काटने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि भारत में कुछ अलग अलग किस्म की जो है नस्लें पाई जाती हैं भेड़ों की। यहाँ पर उनके नाम दिए हैं और गुणवत्ता उनकी, और साथ ही यहाँ पर दिया है कि यह किन राज्यों में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं लोही भेड़, ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन यहाँ से प्राप्त होती है और ये राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। हम फिर देखेंगे रामपुर बुशियार। ये भेड़ जो है ये भूरी कलर की ऊन प्रदान करती है, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए भी, और साथ ही जो एकेडमिक जो क्लास 7 के बच्चे हैं उनके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो और साथ ही सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिनको नाली या नली कहते हैं, इनसे गलीचे की ऊन प्राप्त की जाती है, जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलती है। बाखरवाल जो है यह ऊनी शॉलों के लिए उपयोग किया जाता है, ये वाली बाखरवाल भेड़, और ये जम्मू कश्मीर में मिलती है। फिर आप देख रहे हैं मारवाड़ी भेड़ जो है वो मोटी ऊन देती हैं, और ये गुजरात में मिलता है। पाटनवाड़ी भी होजरी के लिए मिलता है, और ये भी जो है गुजरात में ही मिलता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से भेड़ की कुछ प्रजातियां हैं। अब हमने जैसे कि स्टेप फर्स्ट में देखा था, ये उसी के आगे का पार्ट है कि जो ये भेड़ों के जो बाल काटे जाते हैं ना, ये सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है, ताकि भेड़ों के बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी वो जीवित रह सके। क्योंकि आपको पता है कि भेड़ों के बाल जो है उन्हें ठंडी से बचाने के लिए होते हैं, और ठंड में अगर उनके बाल काट लिए जाएंगे तो उनको ठंड लगेगी और उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए उनके बाल गर्मियों में काटे जाते हैं ज़्यादातर, और बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई कष्ट नहीं होता है।
जैसा कि आपको बाल काटते समय कोई कष्ट नहीं होता होगा, और आपके पिताजी दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, क्या उन्हें कोई कष्ट होता है उस समय? तो इस टाइप से भेड़ को भी कोई कष्ट नहीं होता है। और त्वचा की वैसे भी सबसे ऊपरी वाली परत जो है वो अधिकांशतः मृत बनी होती है, मृत कोशिकाओं की होती है। साथ ही यह भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं, जैसे कि आपके उग आते हैं वैसे ही भेड़ों के बाल भी होते हैं, वो फिर से उग के चले आते हैं, फिर उसके बाद पुनः उसे काट लिया जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट में हमने देखा कि बाल काटा जाता है। स्टेप 2 में हम देखेंगे, स्टेप 2 में क्या है कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, और इस विधि को हम अभिमार्जन कहते हैं, जिससे क्या होता है, चिकनाई, धूल की परत वगैरह जो गर्त होती हैं वो सब निकल जाती है। और आजकल अभिमार्जन जो है मशीनों से भी किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे भेड़ की ऊन उतारी गई है, फिर अभिमार्जन किया गया है। अभिमार्जन में उसके जो ऊन उतारे गए उसको धुला जा रहा है, ताकि उससे जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। फिर यहाँ पर मशीनों में उसका भी आजकल अभिमार्जन किया जाता है, जैसे कि हाथों से किया जा रहा है, अब मशीनों से भी आजकल होने लगा है। फिर यही ऊन जो है, इन्हीं का अब क्या किया जा रहा है, उसको एक, जैसे हम लोग बालों में कंघी करते हैं वैसे ऊन में भी कंघी करके उसको सीधा करके उसको अच्छे से बना के उनसे क्या किया जा रहा है, धागा बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं स्टेप। अब यहाँ पर आपको पूरे स्टेप दिख रहे हैं कि सबसे पहले उनकी कटाई करते हैं, फिर अभिमार्जन, फिर उनकी छटाई करते हैं, फिर उनके बरों की छटाई करते हैं, फिर ऊन को कलर किया जाता है, फिर उसके बाद लास्ट में रीलिंग किया जाता है। रीलिंग का मतलब होता है कि उसको रील में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं धागे को रील बनाया जाता है। यहाँ पर ऊन निकालते समय एक व्यावसायिक संकट उत्पन्न होता है। ये संकट क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ऊन काटते समय जब छटाई करते हैं तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, जोखिम भरा कार्य उनके लिए होता है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कि एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना ही व्यावसायिक संकट कहलाता है। यानी कि इनको जो है ये काम भी बहुत आसानी से नहीं करना है, ये करने में भी उनको बहुत ही मतलब कि मुश्किल होता है करने में, और उनको ये सोटर्स नामक रोग भी हो सकता है, सोटर्स नामक रोग, अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो। स्टेप 3 में हमें बताया गया कि अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, फिर वहाँ पर विभिन्न बालों को अलग छांट लिया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें पृथक किया जाता है। स्टेप 4 में उन बालों को सुखाया जाता है, इससे पहले कि बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशे, जिसे आप देखते होंगे कपड़े में भी आपके रहता है, आपके किसी किसी कपड़े में देखे होंगे आपको छोटे छोटे रेशे मिलते हैं, वही रेशे जो है उन्हें अलग किया जाता है। तो इसके पश्चात रेशों का फिर से अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटने के लिए ऊन होती है, ऊन उपयुक्त होती है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ऊन वहाँ से मिल गई, और स्टेप 5 में बताया गया है कि अब उन ऊनों को क्या करेंगे, कलर करेंगे, क्योंकि जो भेड़ होती हैं वो जनरली या तो काली होंगी या भूरी या सफ़ेद, इसके अलावा और गुलाबी, पीला, नीला ये कलर नहीं होता है। उस कलर को हम अपने से देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें अच्छा लगे कि इस कलरफुल ऊन हमें मिला है। फिर अंतिम प्रोसेस होता है रीलिंग करना। जैसे ऊन बन गई है तो अब वो लंबा धागा जैसे है ना, तो अब उसको क्या करना है, उसको लपेटना भी तो ज़रूरी है, तो अब उसको रीलिंग किया जाता है, यानी इसका लास्ट स्टेप है। इसमें क्या करते हैं, रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उसे धागा बनाया जाता है, जैसे कि अभी आपने डायग्राम में देखा था। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों के ऊन के रूप में, और या अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर सूती काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। एक्टिविटी 3.4 में आपसे बोला गया है कि आप मतलब कि इस पे चर्चा कीजिए, क्या रेशों मतलब कि भेड़ों से के शरीर से ऊन निकालना उचित है कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं उचित है, उनके शरीर से हम अगर निकाल भी रहे हैं तो उन्हें अगर कोई कष्ट ना हो तो हम उनके शरीर से बाल निकाल सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे रेशम के बारे में। रेशम क्या होता है, रेशम के रेशे भी क्या होते हैं, जानता रेशे, क्योंकि रेशम क्या है, कीड़ा है और ये भी एक जंतु है, तो इस वजह से ये जो रेशे हैं वो जानता रेशे हैं। रेशम के कीट की रेशे फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालना यानी रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम सेरीकल्चर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेरीकल्चर के बारे में। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को सिल्क साड़ियाँ वगैरह पहनती हैं, रेशमी साड़ियाँ पहनती हैं, वो कहाँ से मिलता है, इन्हीं रेशम से मिलता है। तो चलिए हम भी जानते हैं यहाँ पर आज कि रेशम कैसे बनता है, रेशम कीट का जीवन चक्र। तो रेशम के कीट को भी क्या किया जाता है, पाला जाता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मादा रेशम कीट होती है वो अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है। लार्वा निकलता है जो कि कैटरपिलर या इल्ली या रेशम के कीट कहलाते हैं, और ये आकार में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यह प्यूपा या कोशिका कहलाते हैं, जो आपने क्या देखा होगा, अपने जो कि अपने इर्द गिर्द एक जाल नुमा बुन लेते हैं। यहाँ पर उससे पहले एक बात बताई गई है दोस्तों कि रेशम कीट उत्पादन में जो भारत है वो भी प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन रेशम की शुरुआत जो है वो सबसे पहले चीन में की गई थी, और विश्व में चीन जो है वो रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि में जो है ज़्यादातर महिलाएं ही क्या होती हैं, आगे होती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो कैसे होता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो रेशम की कीट है वो पहले एक लार निकाली, फिर उससे क्या हुआ, वहाँ पर कैटरपिलर बना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने चारों ओर एक जाल नुमा आकृति बनाती हैं। और जो ये आकृति है ना दोस्तों, वो ऐसे जैसे 8 बनता है वैसे 8 के फॉर्म में बनता जाता है, और इस तरह से जाल की आकृति क्या होती, बनती चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जाल उसे अपने स्थानों में बने रहने में सहायता प्रदान करता है, जो कि इंग्लिश के कैपिटल मतलब इंग्लिश के 8 के जैसे होती है, और वो अपने सिरे के पास एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाती है। और इस प्रकार की गति के समय कैटरपिलर अपने चारों ओर प्रोटीन से बना हुआ एक पदार्थ स्रावित करते हैं, निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो कि कठोर होकर के सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। और जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेते हैं और प्यूपा बन जाता है, और यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के ही भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने में किया जाता है। तो रेशम का जो धागा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं रेशम के कीट का एक जीवन चक्र है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नर और मादा रेशम है, फिर उसके बाद यहाँ सहतूत के पत्ते पर उन्होंने अपने अंडे दिए, फिर यहाँ पर वो जो अंडे थे उसमें से ये रेशम कीट मिला जिनसे लार्वा बना, लार्वे से फिर क्या हुआ कि कोकून बना। कोकून कैसे बनता है, ये जो रेशम के कीट है ना अपने चारों ओर क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक लार निकालते हैं, प्रोटीन से युक्त एक लार निकालते हैं, जो कि ऐसे धीरे धीरे अपने सर को हिलाते कैसे हिलाते, इस 8 के फॉर्म में हिलाते अपने चारों ओर इस टाइप का एक आवरण बना लेते हैं, और उसके अंदर ये रेशम का कीट फंस जाता है। फिर धीरे धीरे ये लार जब सूख जाता है तो ये कीट बाहर निकल जाता है, और उस रेशम के कीट का उपयोग हम कर लेते हैं अपने यूज़ में। तो यहाँ से रेशम के कीट का आप देख सकते हैं जीवन चक्र। तो रेशम का धागा रेशम के कीट कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये जो दिखती हैं ये एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं, और इसमें क्या होता है चिकनाहट और चमक ये एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक टसर रेशम होता है, मूंगा रेशम होता है, कोशा रेशम होता है, बहुत सारे रेशम होते हैं, और सबसे सामान्य होता है सहतूत रेशम कीट। इस प्रकार के कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीले होते हैं तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का एक बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है, और भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। इस वाले एक्टिविटी 3.5 में हमसे बोला गया कि आप अपने मतलब कि आप दुकान पर जाइए किसी दर्जी की दुकान में, और डिफरेंट टाइप्स के कपड़े को आप देखिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पर सहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम, इन सब की आप पहचान टच करके कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि रेशम कीट क्या करते हैं, कैटरपिलर से ही बनते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी में आपसे यही बोला गया कि आप उनका एक चित्र बनाइए और उनके एक एक स्टेप को देखिए। फिर बोला गया है कि आप उनकी एक फ़ोटो खींच करके भी आप उसके जीवन चक्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो कोकून से कैसे रेशम बनता है हम यहाँ पर देखेंगे।
रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में ही सैकड़ों अंडे दे देती है। इसमें क्या होता है, एक बार में ही सैकड़ों अंडे वो दे देती है। फिर इन अंडों को सावधानी से हम किसी कपड़े में या फिर कागज में इकट्ठा करके उसको रख लेते हैं। फिर जो भी रेशम पालते हैं उनको या फिर किसी किसान को ये अंडे जो हमने लिए कागज़ पे एकत्र करके उन्हें बेच देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनको उचित ताप और उचित एनवायरनमेंट में उसको रखते हैं और अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म किया जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए, और यह तब तक किया जाता है जब तक कि शहतूत के वृक्षों पर नई पत्ती नहीं आती है। अब ये जो लार्वा है, लार्वा जो कि कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं, ये दिन रात खाते रहते हैं और खाते खाते इनकी साइज़ जो होती है वो बड़ी हो जाती है और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस के ट्रे में रखा जाता है। फिर 20 से 25 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वो बांस के बने छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए हम उनमें क्या कर सकते हैं, उनको सहायता देने के लिए हम एक रैक लगा सकते हैं, टहनी भी लगा सकते हैं जिससे कोकून क्या हो जाए उसमें जुड़ जाते हैं। और कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिनके भीतर प्यूपा विकसित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा रेशम कीट है बहुत सारे अंडे दिया, फिर उनको हमने शहतूत के पत्तों पर रखा। फिर शहतूत के पत्तों पर रखने के बाद ही आप क्या करेंगे, देखेंगे कि उनको बांस के पत्तों के सहारे उनको रख दिया जाता है। फिर वो धीरे धीरे इन पत्तों को खाते जाते हैं। जब खाते वो फूल कर मोटे हो जाते हैं। फिर उनके अंदर क्या होता है कि कोकून बनाने की क्षमता होती है। फिर उसके बाद वो कोकून जो है वो सूख जाता है। फिर उसी का उपयोग हम रेशम पालन में करते हैं। रेशम बात करें तो सर्वप्रथम रेशम की खोज जो है वो चीन में हुई थी। वहाँ पर एक सम्राट थे हुआंग टी और उनकी साम्राज्ञी जिनका नाम था सी लुंग ची। उन्होंने अपने बगीचे में ही देखा कि एक कीड़ा है, कृमि, जो कि शहतूत की पत्तियों को खा रहा है और वो अपने चारों ओर इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेता है और संयोग से इनका यही कोकून प्याली में गिर जाता है और जो कि उन गुच्छों से अलग हो जाता है। फिर उस रेशम उद्योग को क्या किया, चीन में ही आरंभ किया गया। और पता है दोस्तों क्या किया गया, इनको जो है ना बहुत सालों तक क्या है गुप्त रखा गया रेशम के कीटों को। फिर बाद में जो भी यात्री हुए, जो भी बिजनेस वगैरह करना शुरू किए जिन लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया, इन रेशम का उत्पादन शुरू किया और दूसरे देशों में भी उनको फैलाने लगे। फिर जिस मार्ग से ये यात्री रेशम को ले जाते थे उन्हें हम आज भी सिल्क रूट कहते हैं। जैसा कि भारत और चाइना के बीच में आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, सिल्क रूट है। तो रेशम का संसाधन कैसे होता है, जैसे आपने देखा ऊन का संसाधन कैसे होता है, वैसे यहाँ पर रेशम का संसाधन देखेंगे। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। फिर वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है या फिर पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर अलग हो जाते हैं, मतलब कि जो फाइबर हैं वो रेशम से अलग हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग करने के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनके धागे बनाने की प्रक्रिया ही रीलिंग कहलाती है। जैसा कि आपने देखा रीलिंग क्या होता है, जो धागे बनते हैं उनको रील में कन्वर्ट करना। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कि कोकूनों में से फाइबर या रेशों को निकालती है और फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है और फिर जिससे धागे प्राप्त किए जाते हैं रेशम के, और बुनकर द्वारा रेशम के धागों से ही वस्त्र बुने जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस टाइप से धागों से, रेशम से और ऊन से हमें वस्त्र मिलते हैं। यहाँ पर कुछ आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे कि रेशम के कीटों से रेशम तथा भेड़ एवं बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन दोनों ही क्या है, जानता रेशे हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर ऊन को प्राप्त करने के लिए ही भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर अभिमार्जन और छटाई की जाती है। फिर उनको सुखाने के बाद उनको काट कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अपने जीवन छटाई करके कोकून बनाते हैं और रेशम फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने कि वो अपने चारों ओर क्या निकालते हैं, एक लार्वा निकालते हैं जिसको हम फाइबर प्रोटीन कहते हैं। फिर वो उसको ऐसे ऐसे फॉर्म में एक जाल के रूप में बनाते हैं और उसके अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। फिर वो जब सूख जाता है फिर कोकून बन जाता है। फिर उसी को हम निकाल करके रेशम बना लेते हैं।
कोकूनों से रेशम को पृथक करने का संसाधन और फिर रेशम का धागा बनाया जाना, इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपको पता चलेगी दोस्तों कि जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उसमें चीन सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है और भारत हमारा जो है वो थर्ड नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर पॉइंट्स और दिए गए हैं, मतलब कि आप ये अभ्यास वगैरह एक्सरसाइज वगैरह दिए गए हैं, ये सब जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपने अभी ये चैप्टर ख़त्म किया ही है जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।